के नेता वो गलती से बोल गई या मतलब वास्तव में कांग्रेस अभी है? नहीं नहीं, कांग्रेस का मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके बारे में कहा जाता है कि कुर्सी से चलने से लेकर स्टेज तक पहुंचने में भी बदल सकता है कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों ने कहा कि वो नहीं। थाली में जितना तेजी से आप पलटते हैं उतना कोई तेजी से पलट ही नहीं सकता। नहीं, मैंने तो दल बदला नहीं। देखिए, मेरा जन्म समाजवादी पार्टी में हुआ। हाँ। और उसके बाद समाजवादी पार्टी से मैं कांग्रेस में गया, बस इसके अलावा और क्या किया मैंने। अच्छा, आप यूँ कह सकते हैं कि वहीं वहीं दिखाई पड़ते हैं जहां जहां अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, वहीं वहीं दिखाई पड़ते, ये बात सच है कि जहां जहां आप गए वहां वहां अपॉर्चुनिटी है, आप वहीं दिखाई पड़ते हैं। नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटीज को मैंने हमेशा ठुकराया है, ऐसा नहीं है जी। देखिए, मैं 2007 में इंडिपेंडेंट जीता तो मुझे बीएसपी वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं ज्वाइन करूं और बड़े लंबे चौड़े ऑफर दिए, मैं नहीं गया। जी। फिर मैंने 2012 में कांग्रेस ज्वाइन की जी। और उसके बाद 14 में इलेक्शन कांग्रेस से पार्लियामेंट का भी लड़ा। उसके बाद मुझसे बहुत सारे ऑफर आए, 2019 में भी आए, बट मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर पॉलिटिक्स की है और उन सिद्धांतों के ऊपर कभी मैं समझौता नहीं करता। मैंने इन सब चीजों को छोड़ करके हम कांग्रेस के अंदर रहे। अभी भी मैंने सबसे पहले जो मुझे ऊपर आपका सवाल ये हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मेरी कोशिश है कि हमारे किसी भी कदम से भाजपा को फायदा ना हो, और मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के हम भारतीय जनता पार्टी को, अगर सरकार अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे? मतलब ये तो मैं समझ गया, इस सरकार को हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि उनके साथ मिल जाना चाहिए या उनके साथ जुड़ के चुनाव लड़ना चाहिए? मैंने कहा सबको, एक विचारधारा के लोगों को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, अगर ईमानदारी के साथ। अब आप क्या कर रहे हैं? जब वो नहीं राजी हैं, वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे चुनाव, वो कह रहे हैं वो अलग चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे करेंगे? फिर आप पार्टी छोड़ेंगे? कोशिश कर रहा हूं, देखिए। पार्टी छोड़ने की? नहीं, कोशिश नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ। शायद हो सकता है मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊं। समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे? नहीं, मैं सब लोगों को साथ लेकर के। बड़ा मुश्किल है, बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, उसमें अपने कुछ पुराने लोग, कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं तब भी वो पार्टी बदलती नहीं है। हाँ, बहुत अपने हिसाब से चलती है पार्टी। लोग कितना भी कहें, उनका प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ही वो चुनेंगे, जब चुनेंगे तब चुनेंगे। ऐसी पार्टी को आप कह रहे हैं कि मैं कोशिश करके वहां लेके जाऊंगा? पार्टी तो मेरी है ना। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा, आप बताइए कितनी आपकी अपनी है और कितनी समाजवादी आपके दिल की अपनी है? देखिए, समाजवादी पार्टी में मेरा जन्म हुआ, मेरी राजनीतिक परवरिश मुलायम सिंह जी के साथ हुई, नेताजी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो मैंने 20 दिसंबर 2011 को पार्टी छोड़ दी। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनी, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां बनी, वरना हम लोगों ने जो संघर्ष नेताजी के साथ सीखने का काम किया, नेताजी ने ही हमें सिखाने का काम किया, तो उसकी छाप हमारे ऊपर दिखाई जरूर देगी। मतलब अभी भी आप ये कह सकते हैं कांग्रेस में भी रह के कि आप समाजवादी हैं? नहीं, मैं समाजवादी, देखिए समाजवादी और कांग्रेस अलग अलग कहां विचारधारा के हिसाब से। समाजवाद को सबसे पहले संविधान में परिभाषित करने का काम तो इंदिरा जी ने किया था। तो विचारधारा की अगर आप बात करें तो मैं उसी आइडियोलॉजी के ऊपर हूं, सेम आइडियोलॉजी है। लेकिन फिर क्या हो गया 2012 में? कैसे? वो कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी, कुछ राजनीतिक परिस्थिति इस तरह की बनी कि हो गया। परिवार छोड़ दिया आपने? हाँ, कई बार समाजवादी परिवार छोड़ दिया। कई बार छूट जाता है। लेकिन अब आपको लगता है कि वो जो परिवार जो छूटा था आपसे, वो परिवार ठीक है और अब आपको उस तरफ चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि और अगर मान लीजिए, मैं सवाल ये पूछ रहा था, होकर एक जगह रहे। अगर मैं सवाल ये पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए ये स्थितियां नहीं बनी, जो आपने बेड़ा उठाया है, जो बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, ये नहीं बना, तो फिर क्या करेंगे? अगला कदम क्या है आपका? अल्लाह बेहतर जानता है, ईश्वर बेहतर। अल्लाह तो जानता है, लेकिन उसके बंदे जो क्या काम कर रहे हैं वो उसको, उसकी नजर नजर है। हमारा काम ईमानदारी के साथ जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए हैं और जिस मकसद के लिए हम चले, उस मकसद को कामयाब करना है। आपकी राजनीति में दल बदल तो है, साथ साथ एक और बड़ी खूबी है कि आप बयानबाजी के लिए बड़े जाने जाते हैं। तो इस बार तैयारी कर ली को कोई बयान तैयार कर रहे हैं कि मतलब वो निकल ही जाता है या फिसल जाता है? नहीं, या निकल आता है यूं ही? देखिए, हाँ, वो तो जबान से कोई मेरे अल्फाज कभी निकल गया, वो अलग बात है। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इतना बड़ा बयान निकल गया आपका? याद है ना आपको? हाँ, याद है। क्या कहा था आपने? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, हाँ, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। हाँ, क्या बात है। तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे ऊपर जो टैग, खास तौर से मेरे
दोस्तों ने, जो मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने लगाया है कि इमरान जो है बहुत बड़ा कम्युनल लाइन का आदमी है। मैं बिल्कुल उसके बिल्कुल उलट हूं। मेरा कम्युनलिज्म के साथ कोई वास्ता नहीं। मैं 100% देश के अंदर सेक्युलरिज्म का पैरोकार हूं और सेक्युलरिज्म की बात करता हूं। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश में कौन उम्मीद नजर आती है? अपोजिशन में किसके पास उम्मीद, चिराग नजर आता है? तो वो कौन शख्स है, कौन सी शख्सियत है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी बहुत आकर्षक और व्यक्तित्व और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के मालिक हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नीचे संगठन नहीं है कि हम लोग अपने आप को प्रोजेक्शन के साथ ला सकें। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना बेमानी होगा। तो लगता है कि ये गठबंधन जरूरी है, आपको लगता है? 100% मुझे देखिए, मैंने कहा ना, मैं बेबाकी के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी राय रखता हूं। मेरे रिश्ते, क्योंकि मेरे ऊपर गांधी परिवार के बड़े एहसानात हैं और मेरे रिश्ते उनके साथ बड़े कॉर्डियल हैं और उनको छोड़ने को मैं कभी सोचता हूं तो मैं कांपता हूं कि कभी छोड़ भी सकता हूं। वो प्लेन में तो अभी साथ साथ थे, बड़ी लेकिन वायरल थी। हाँ, तो वही तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वो प्लेन जो है वो उतारा है जमीन पे। हाँ, वही तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद कितनी है? कभी अल्लाह की जात उन्होंने तो कहा से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो साफ कहा कि वो साहब हम तो छोटे पार्टियों से कर रहे हैं और संभव नहीं है। देखिए, बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूं, एक सलाह दे रहा हूं कि भैया ऐसा ना हो जाए कि बिहार बन जाए, कि तेजस्वी गाड़ी को टाटा कर जाए, कि टाटा ही करते रहें। ऐसा ना हो जाए उत्तर प्रदेश में, और हम अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझेंगे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन हालात के अंदर, जबकि कोरोना के अंदर लाखों मौतें, हजारों मौतें हुई हों, इन हालात में जब उत्तर प्रदेश के अंदर रोज हत्याओं का दौर, तबातौड़ दौर चल रहा हो, इन हालात में जब डेंगू के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी, देखिए कोरोना आया, आपने कहा कि हमने तैयारी नहीं की, अनएक्सपेक्टेड आ गया, लेकिन डेंगू हर साल आ रहा है। डेंगू में अस्पताल के अंदर जो प्लेटलेट्स के बैग हैं, उन बैग की शॉर्टेज हो गई। हम लोग कहां जा रहे हैं? लोग हमारे मर रहे हैं रोज। और आपके सरकार उत्तर प्रदेश की डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन भिजवा रही है। मैं ऑफिशियल नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास जो पता चल रहा है कि आप मौत का कारण डेंगू ना दिखाएं। हम क्या पहले आपने मौत का कारण कोरोना दिन दिखा करके क्या मौत को रोक पाए? मौतें तो हुई ना, हर गांव में हुई, हर गली में हुई, हर मोहल्ले में हुई। इसी तरह से डेंगू से मौत हो रही है। डेंगू से उतनी मौत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी विकसित देश के अंदर इतनी मौत जितनी हमारे यहां डेंगू से हो रही है, इतनी मौत पर हंगामा हो जाता है। हमारे पास बैग नहीं है कि हम प्लेटलेट चढ़ा सकें। लोग तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। तो इस परिस्थितियों के अंदर जब उत्तर प्रदेश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान, तो उस दौर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार नहीं बदलती तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी से कांग्रेस अकेले नहीं लड़ पाएगी, समाजवादी लड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस के पास संगठन उतना नहीं है। इसमें इस सच्चाई को, ज्यादा जरूरत किसको है? समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ज्यादा जरूरत है? देखिए, 2022 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है। तो कांग्रेस को इस बात समझनी चाहिए, मेरी पार्टी को, जो मेरी भावना है। तो हमको उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से मजबूती के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बाद एक ताकत, एक चेहरे हैं, फेसेस हैं, लड़ने की हिम्मत है, तो उनके साथ मिलकर के हमको लड़ना चाहिए। हमने 2017 में भी तो लड़ा था। तो मतलब आपका कहना है कि अगर प्यासे हैं तो कुएं के पास जाना पड़ेगा? देखिए, ये कहना तो बहुत है कि कौन प्यासा है कौन नहीं है। अभी जरूरत समाजवादी पार्टी की है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कल को जरूरत तो हमारी है। अगर हमको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें उसके लिए जमीन तो तैयार करनी पड़ेगी ना। और आपकी 22 में जमीन यहीं रहेगी या समाजवादी की तरफ चली जाएगी? देखिए, मैंने एक बात कही कि मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि मैं उस अपराध बोध को नहीं सह पाऊंगा कि मेरे कारण भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर गई। वो बहुत
हम लोग को आपके बारे में कहा जाता है कि आप नफरत फैला के चुनाव जीत जाते हैं और बहुत इतना ज्यादा जहर घोल देते हैं कि पोलराइज कर देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, मैंने कभी नफरत का एक अल्फाज बोला हो तो पता चले मुझे। वही अल्फाज? तो वो अल्फाज तो मेरे यहाँ की भाषा है, वो तो मैं रोज बोलता हूँ। क्या ये बोटी बोटी काट देंगे? ये बोटी बोटी नहीं, वो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ। देखिए, पश्चिम है ये, अगर आप पश्चिम का एजेंडा चला रहे हैं तो पश्चिम के अंदर बाप भी बेटे को कहता है काट दूंगा तुझे यहीं। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पश्चिम के अंदर जबान है ये। तो आप किसी को भी कह देंगे? अरे पश्चिम की जबान है, कोई भाषण थोड़ा ही ना दे रहे थे। अभी पश्चिम के अंदर बोलते हैं, कितनी गाली आपस में बकते हैं। ये पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम के लोग ऐसे ही ठेठ होते हैं, ठेठ तरीके से रहते हैं। हम गंवार लोग हैं। रसीले होते हैं। मुझे मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले तारुफ करा रहा था तो कहते बड़े रसीले होते हैं। हम तो बड़े गंवार लोग हैं साहब। अब ये तो मैं तो नहीं कहूंगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप मंच पे भी कुछ भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, हम गंवार लोग हैं, हम सीधे सादे सच्चे लोग हैं। हमारे मन के अंदर कुछ हो और जबान पे कुछ हो, ऐसा नहीं होता। यानी अब वो मसूद जो जिसने कहा, जो बोला कि बोटी बोटी काट देंगे, नहीं, वो अभी भी वही है, बोटी बोटी काट देंगे? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। और मैंने उसके लिए बार बार क्षमा भी मांगी थी कि ये वो शब्दों का चयन गलत था और शब्द इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। और वो एक घटना थी छोटी सी, उसको बहुत बड़ा प्रोपगेट किया गया। मैंने तभी कहा ना कि इमरान वो नहीं है जो आपने दिखाया। आपने इमरान को बोटी बोटी तो दिखा दिया, लेकिन आपने इमरान को वो नहीं दिखाया कि कावड़ यात्रा के ऊपर जब झगड़ा हो गया और आमने सामने बीच में अड़ करके इमरान ने अपनी जान पर खेल करके कावड़ियों को बचा करके पूरी कावड़ यात्रा को निकाल दिया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। क्योंकि उस समय चुनाव आप इसी तरह से जीत सकते हैं ना। नहीं नहीं, तब आप ये बात नहीं नहीं नहीं, मैं कहता रहा हूं कि मैं बीच में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ करके अपनी जान की कीमत के ऊपर रोकने का काम किया। तब एक सवाल का जवाब फिर से दीजिए, आप समाजवादी पार्टी आपको बड़ी सुंदर क्यों लग रही है? कभी उधर से इधर फिसल के आते हैं, अब जब इधर आ गए तो अब कहते हैं आप यहीं रहिए ना अपने घर पे ही। नहीं, मैं अपने घर में ही रहूंगा ना, मैं अपने घर में ही रहूंगा। फिर आप कहते हैं नहीं, अब आपको उधर वाली पार्टी ज्यादा अच्छी लग रही, सुंदर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा। बीजेपी के पास कार्ड है, बीजेपी ने कहा कि मेरे पास कार्ड दिखाने के बालियान साहब बैठे हैं आगे। वही आप कह रहे थे ना, बड़ी रूखी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाप भी बेटे से कहता है, बेटा भी बाप से कहता है काट दूंगा। हाँ, है ना? हाँ? बालियान साहब के सामने कह देंगे ना? तो बालियान साहब भी बोलते हैं ऐसे। बालियान साहब कोई मुझसे अलग है? ये भी मेरे भाई हैं। कोई हम मैं और बालियान साहब कोई अलग अलग हैं क्या? नहीं, अभी तो अलग नहीं है। हम और बालियान साहब भी एक ही मंडल के हैं, बराबर बराबर में घर हैं। हमारी भी जबान खड़ी जबान है, हमारी खड़ी जबान है। उसको आप गलत मतलब निकाल लें, उसका हम क्या करें बताइए? नहीं, बाकी अब समझ में नहीं आता ना लोगों को। हमारी सख्त जबान के अंदर भी मोहब्बत झलकती है। क्या बात है, आप तो बिल्कुल सीधे हैं जलेबी की तरह। आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कह दें और हमको मतलब वही निकालना है कि मसूद साहब बिल्कुल सीधा कह रहे हैं। हमारी तो जबान में मोहब्बत झलकती है। लेकिन अब आप माफी मांगते हैं उस शब्द के, उस नारे के लिए माफी मांगते हैं। हाँ, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि वो शब्द, जिन शब्दों से मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, मेरी भावना नहीं थी, मैं आज भी कह रहा हूं कि मेरी भावना नहीं थी, लेकिन उसके लिए मैंने बार बार माफी मांगी। एक बार और माफी मांग लेंगे। माफी मांगने से कोई हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। अब आप जो है धीरे धीरे कांग्रेस और समाजवादी के गोते लगाने लगे हैं। वो अब चतुर और सयाने हो गए, क्योंकि आप जो बात कह रहे थे ना, अब आपने सयानापन दिखाया। लेकिन एक चीज बताइए जी, कि बीजेपी कहती है मेरे पास दिखाने के लिए राम मंदिर है रिपोर्ट कार्ड में। जी, हम राम मंदिर दिखा लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आपके पास क्या है दिखाने के लिए? क्या राम इन्हीं का है? राम के ऊपर एकाधिकार इनका है। इन्होंने बनाया राम मंदिर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। राम मंदिर के ऊपर इनका पेटेंट हो गया क्या? क्यों? आप कांग्रेसी तो कहते थे राम का अस्तित्व ही नहीं है। अभी ने तो हलफनामा दिया था। नहीं, राम आस्था का विषय है। राम के अस्तित्व की आप नकार कैसे सकते हो? देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ राम जुड़ा हुए हैं। आप राम के अस्तित्व को कौन नकार सकता है? किसमें हिम्मत है कि वो नकार देगा देश के अंदर राम के अस्तित्व को? अब ये मसूद जो थोड़ा अलग वाला दिख रहा है मुझे। मैं बिल्कुल सही, वो यही वाला मसूद हूँ। मतलब आप यही वाला मसूद, जितनी बार पलटते हैं उतनी बार पलट के बयान भी पलट देते हैं। मैं यही वाला अलग वाला बयान। नहीं, ये मसूद अलग मसूद हूँ। ये मसूद अलग। फिर से बोलिए, कौन सा राम? अब ये राम कौन सा राम है? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे रिपोर्ट कार्ड है, तो मैं राम मंदिर दिखा सकता हूँ, चुनाव जीत सकता हूँ। इनका एक अधिकार थोड़ी ना है राम के ऊपर। बोले अरे राम जितने इनके उतने हमारे भी तो है राम। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने गोली चलाई, कितने लोग राम सेवक जो थे वो मर गए। देखिए, वो विषय दूसरा है। आप उस विषय को राम की आस्था के साथ मत जोड़ें। आप ये मत कहें कि राम का अस्तित्व नहीं है। तो राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं
और राम जब देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, तो देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है और ये मैं समझता हूं धर्म है कि वो उनका सम्मान करे। और बहैसियत मुसलमान इमरान ये कहता है कि देश के करोड़ों लोगों के जो आस्था के प्रतीक हैं, जिनका सम्मान इनके दिल में उनके लिए, उतना ही सम्मान मेरे दिल में उनके लिए। अजब, गजब। कोई बोला उधर से, गजब, क्या बात है मसूद भाई। ये बयान बिल्कुल एकदम जलेबी की तरह सीधा है आपका। नहीं, बिल्कुल एकदम मेरा जलेबी की तरह सीधा, मेरा दिल से निकले हुए शब्द हैं ये। ये दिल से निकले हुए शब्द हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, राम मंदिर बीजेपी का नहीं बनाया हुआ है। मसूद भाई बस इतना रह गया कि जय श्री राम कहना रह गया, बस वो भी कह दीजिए। मुझे आप एक बात बताइए। इतना रह गया, वो सामने खड़ी हो गई आके मेरी तरफ देख रही है, तब जय श्री राम कहना रह गया। देखिए, और ये मतलब एजेंडा पश्चिम का तय हो गया यहाँ से। सुनिए, इतना और कह दीजिए, खत्म हो गया। नहीं, एक बात सुनिए। क्या मैं कहता हूं कि प्रेम का नारा जय श्री राम, उसके अंदर नफरत क्यों आप घुसा रहे हो? अच्छा, जय श्री राम, अरे जय श्री राम प्रेम का नारा लगा करके दूसरे को गले से लगाइए ना। प्रभु राम ने तो बेर भी खाए थे झूठे, आप भी खाइए ना। नहीं, हम जरा एक बात, एक मिनट, जरा हमको भी तो दिल से लगाइए। ये त्रिपुरा में मारकाट हो रही है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, त्रिपुरा की तरफ भी ध्यान दीजिए मान्यवर। हमें त्रिपुरा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी मजहब का हो, उसके अधिकार समान है। राम के बारे में तो देखिए, मुझे कोई गफलत नहीं है। राम है केवल प्रेम प्यारा, राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे तो क्लियर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया तो बाकी सब जीत लेंगे। किसने? अब वो इशारा आप समझिए, उत्तर प्रदेश जीतना है तो आपके लिए, आपको भी उसमें नबी दिख रहे हैं अब, और आप भी बराबर कह रहे हैं कि वो मोहब्बत के अखलाक नहीं, के बड़े। राम तो प्रेम का दूसरा नाम ही राम है। आप ये क्या बात कर रहे हैं? प्रेम का, त्याग का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए तो कहा गया कि वो तमाम मर्यादाओं के साथ, उनको तभी तो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बस उतना ही रह गया जितना मैंने कहा कि जय श्री। हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं आना पड़ेगा वहां तक, बोलिए जी, बोलिए। बिल्कुल, बहुत प्रतीक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्म ये चर्चा हो गई। मेरे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि कृपया करके अस्पतालों को भी देख लें। अस्पतालों के अंदर इस वक्त डेंगू की मार के अंदर फिलहाल तो बेड्स हैं, उसकी शॉर्टेज है। सब शुक्रिया। ये बात सच है कि योगी जी ने सबको राम राम कहना सिखा दिया, कोई भी हो। इमरान मसूद अभी थोड़ी देर पहले ही राम का गुणगान कर रहे थे। ये सच है क्या जी? देखिए, अच्छी बात है, उनको साधुवाद। और ये सच कहा कि राम सबकी आस्थाओं का केंद्र है। इमरान जी ने बिल्कुल सही बात कही है और अच्छी बात है कि सब लोग राम को मानने लगे। और इसमें कहीं ना कहीं योगी जी का, मोदी जी का योगदान है, तो मेरे नेता हैं, मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन सच तो ये है, अभी जो बातचीत जिस सिलसिले में होनी है वो ये कि जो किसान आंदोलन है, जो चल रहा है किसान आंदोलन, उसने थोड़ी फिजा बीजेपी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिगाड़ी है। लोगों ने कहा आंदोलन ने जिस तरह से तेजी से फैलाव किया, उससे बीजेपी की जमीन थोड़ी कमजोर हुई है। ये सच है। जब चुनाव आएगा तो बहुत से मुद्दे होंगे। पिछले 5 साल का हिसाब होगा, उससे 5 साल किसकी सरकारें रही, कैसे काम करती रही, ये भी बात होंगी। आंदोलन अपनी जगह, आंदोलन पहले भी हुए हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी मैं ये नहीं समझ पाया कि इस आंदोलन का आधार क्या है। चूंकि मेरे यहाँ तो मंडी है नहीं, मेरे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती आई है। आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से गन्ने की खेती है, गन्ने का किसान शुगर मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आज तक तो किसी शुगर मिल ने जमीन ली नहीं। तो मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का भी ये पता नहीं लगा कि आंदोलन क्यों है। और जब चुनाव आएगा तो बहुत से मुद्दे दूसरे होंगे हमारे कहने के लिए। अब तक तो एक आंदोलन है, वो अपनी बात कहते आए हैं। तो मुझे लगता है कि फिजा फिर वही रहेगी 2017 में जैसी फिजा थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। आप किसानों के लिए गन्ने का रेट 360 मांग रहे थे, अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल। तो मैं देख रहा था 360 मांग रहे थे, मिला नहीं। तो ये थोड़ा अफसोस, कसक। देखिए, मेरा काम है जनता की बात अपनी सरकार तक पहुंचाना। ये कोई जरूरी नहीं मेरी हर बात मानी जाए। मैंने कहा था 360 होना चाहिए, मेरी इच्छा थी। 360 नहीं हुआ, 350 हुआ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जब हम सिस्टम का हिस्सा होते हैं कि हमारी सारी बातें नहीं मानी जा सकती।
लेकिन लगातार अपनी बात कहना, जिन लोगों ने मुझे चुना है सांसद के रूप में, उनका वे कहते हैं कि आप ये बात कहो, तो मैं उनकी बात ठोक बजा के खूब मजबूती के साथ कहता हूं। तो राकेश टिकैत जी की बात वहां तक क्यों नहीं पहुंचा पाए आप? राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये कानून हटा दो। मुझे ये बता दें आंदोलन करने वाले लोग कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस बेस पर आंदोलन हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब मंडी है ही नहीं, मंडी के नाम पे गुड़ मंडी है। हमारे यहाँ गेहूं और चावल की जो खरीद होती है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से होती है। हरियाणा और पंजाब में जो खरीद है वो मंडी के माध्यम से होती है। तो मुझे मंडी की आवश्यकता नहीं, मेरे यहाँ तो कोऑपरेटिव कहीं भी कांटा लगा देते हैं और ब्लॉक में खरीद शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ गुड़ मंडी है, अगर गुड़ मंडी में से टैक्स हटा दिया तो जो कोल्हूल चलाते हैं उनका फायदा है। क्या उनका फायदा किसान आंदोलन वाले नेता सब लोग नहीं पहुंचाना चाहते हैं? तो वे हमें समझा दें कि किसान आंदोलन में करवाना क्या चाहते हैं। जो वे चाहते हैं वो करवा दूंगा, एक बार बता दें क्या चाहते हैं। अच्छा, मैं अगर मोटे तौर पे कह, क्योंकि इतने शोज हो रहे हैं किसान आंदोलन पर लेकर, होते रहे हैं, कहां है आंदोलन, किस जगह पे मौजूद है? आप उसको राजनीतिक आंदोलन के तौर पे, अराजनीतिक आंदोलन के तौर पे आप उसे मानते हैं कि नहीं? अब वो जो है जिस तरह से लोग उसमें आ गए, जो खासतौर से धार्मिक, उन्होंने कहा कि अलग हो जाना चाहिए, कहां पे मौजूद है, किस जगह खड़ा हुआ है? देखिए, आंदोलन में किसान है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें किसान ही कहूंगा, वो किसान है। आंदोलन शायद उन्हीं के लिए चला था, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ गया। सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी बातें हैं, और अब तो मुझे लगता है कि आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। आंदोलन के कंधे पर सवार हो गई हैं विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई हो। वो चाहते हैं कि आंदोलन के कंधे पर बंदूक रख के गोली भाजपा की तरफ चलाएं। तो अब तो आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। आंदोलन का किसी भी उसमें देखेंगे तो आपको किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादातर वहां मिलेंगे। तो आंदोलन का एक तरह से मैं कहता हूं कि दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए आंदोलन का उपयोग कर रही है। अब किसानों की बात नहीं हो रही। अगर किसानों की बात हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि किसान के लिए कुछ बेहतर हो और बेहतर हो। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी चली गई, किसान को आज भी कुछ बेहतर की तलाश है और होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं किसान के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश को जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो किसान नेताओं को लेकर सरकार के साथ आए। डीजल का भाव बढ़ना आपको लगता है ना 100 के पास पहुंच जाए? 100, आज तो 100 था, तो वो इशू है या नहीं है, मुद्दा है? देखिए, उसकी चिंता हमें भी है, लेकिन साथ के साथ कुछ पक्ष ऐसा भी है कि जब इंटरनेशनल कीमतें हैं, सब इंपोर्ट करते हैं आप, कुछ समस्याएं हैं, चिंता हमें भी है और सरकार को भी है। ऐसी बात नहीं कि सरकार को ये अच्छा लग रहा है, और हो सकता है निकट भविष्य में इंटरनेशनल दाम के साथ साथ ये भी नीचे आ जाएंगे, तो बढ़ते और चढ़ते कई बार रहते हैं। चिंता लेकिन सबकी है, क्योंकि पिछली बार जब 2020 में टैक्सेस इंपोज किए, जैसी स्थितियां थी कोरोना के समय में, तो पेट्रोल और डीजल पे उन्होंने लगाए, लेकिन अब उनको नॉर्मल प्रैक्टिस बना लेना कि वो प्रैक्टिस में तरह पेट्रोल और डीजल में चले, ये एक चीज बेहतर नहीं है। देखिए, अगर टैक्सेस लगे हैं तो आप पिछले साल की अगर सब बातें याद करें, इंडस्ट्री बंद थी, टैक्सेस बंद थे, तो इससे जो डीजल और पेट्रोल पे लग गया उससे 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं कोरोना की। कम से कम 9-10 महीने गरीब को 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना भी मिला है और इलाज भी हुए जो भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जनहित में हुआ है, एक गरीब के लिए हुआ है, देश के जो टैक्सेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए। लेकिन अब आप मानते हैं कि अब वो स्थिति, इसमें सुधार की जरूरत है और सरकार को करना चाहिए? जिस समय भी ऐसा होगा कि सरकार कर सकती है, सरकार निश्चित रूप से। आपने कहा ना, हम किसान की बात वहां तक पहुंचाते हैं। हाँ जी। और हमारा ये काम है। 360 में जब आपने कहा कि गन्ने का रेट होना चाहिए, तो ये वाली बात आप वहां पहुंचा? देखिए, इस बारे में तो वित्त मंत्री बताएंगे, उनके खजाने में कितना सामान है देने के लिए। तो कुछ काम तो वित्त मंत्री के ऊपर छोड़ दो, चूंकि मैं किसान आदमी हूं, इकोनॉमिक्स मेरी ज्यादा बढ़िया नहीं है, गणित मेरा पहले से कमजोर है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक स्टाइल है कि धीरे से जहां पे लगे कि चीज ज्यादा फिसलन है, किनारे खड़े हो जाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में है कि हाथ ना जले और किनारे धीरे से खड़े हो जाओ, कहते ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जयंत जी जो है चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ, तो जो समीकरण बन रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज किसानों की मुद्दा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात हो रही है, तो अब क्या लोग जो पूरी स्थिति का मूल्यांकन करें तो लोगों ने कहा कि मजबूती की तरफ दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश 140 सीटों के लगभग चीजों गणित बनती हैं, उसमें बेहतर नजर आ रही है। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
देखिए, कभी भी जो दूसरे के हाथ में काम हो उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए। ये फैसला जनता को लेना है कि 2022 का जब चुनाव होगा वो लोकदल को मजबूत करते हैं, सपा को मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही रखते हैं। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे जनता के पास। अभी चुनाव शुरू कहां हुआ है साहब? जब चुनाव शुरू होगा तो अभी तो आंदोलन एक मुद्दा है। सारी बातें घूम फिर के आप भी आंदोलन पर करते हैं। जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं भी कहूंगा कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, 2007 से 12 क्या थे और 12 से 17 क्या थे, यहां सड़कों की हालात क्या थी। जब हम आपसे किसानों की बात करते हैं तो आप मुजफ्फरपुर दंगे की बात मुजफ्फरनगर दंगे की तरफ इशारा कर देते हैं। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं किया, मैंने इशारा कर देते हैं। नहीं, मैं कोई इशारा नहीं किया। मैंने कहा 7 से 12 भी कहा है मैंने, चूंकि उस समय बसपा की सरकार थी, 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन दोनों को मैं आपको बताऊं, मैं केंद्र सरकार में मंत्री था और मेरे गांव की जो सड़क है वो उस पर 2-2 फुट के गड्ढे थे। शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। 2 करोड़ रुपए के लिए मैं 2 दिन लखनऊ बैठा था एक सड़क बनवाने के लिए कि भाई मेरे गांव की सड़क तो बनवा दो, क्योंकि गांव के लोगों को ये नहीं पता मैं केंद्र में मंत्री हूं, प्रदेश में मेरी सरकार नहीं। ये हालत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी। मैं अपने घर से दिल्ली जब पहुंचता था मुजफ्फरनगर तो मुझे 4 घंटे लगते थे, अब मैं 1.5 घंटे में पहुंचता हूं। तो और बहुत से मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। विकास की बात तो पहले कभी उत्तर प्रदेश में हुई नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जातिगत हुई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये जाति और धर्म के आधार पर राजनीति। तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो मुद्दे भी होंगे। अब जनता जिसे सेलेक्ट करेगी उनका फैसला। पहले बाब आप कह रहे थे, जो अभी कुछ देर पहले मसूद साहब बात कर रहे थे, वो मुद्दे नहीं है। पलायन का मुद्दा नहीं होगा जो उठा था पिछली बार, चलान दंगों का मुद्दा था, वो सब खत्म नहीं। और हम ये बात कहेंगे कि पलायन पहले हुआ, दंगे पहले हुए। हमारी सरकार में ना पलायन हुआ ना हमारी सरकार में दंगा हुआ, ये बात हम कहेंगे ठोक के, ताल ठोक के। वो कह रहे थे ना कि राम तो सबके हैं, राम आपके थोड़ी ना है। राम उनके तो भी हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। राम जितने मेरे हैं उतने इमरान के हैं। तो इमरान साहब की जो अब बात है वो ज्यादा सही है और ज्यादा सुनी जाएगी, ये भी आप कह रहे हैं। बहुत बढ़िया लगी उनकी बातें, आज मुझे आनंद आ गया। जमीनी नेता हैं, जमीन को पढ़कर अच्छी बातें कही। नहीं, जमीनी तो आप भी हैं, जमीनी तो आप भी बहुत है नेता, लेकिन वो आपकी पिच पे खेलने आ रहे हैं और वो जानते हैं कि ऐसे ही चीजें ज्यादा सुनी जाएंगी। अगर इतना बदलाव है तो उस बदलाव का स्वागत है, उस बदलाव का स्वागत है। और एमआईएम की एंट्री, उसका भी स्वागत होगा। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी लड़ने आ रहे, उसे भी देखेंगे। वो तो कहा ना कि आपकी बी टीम लोगों ने कह देते हैं और उस पर वो जवाब देते हैं, लेकिन आप भी जवाब नहीं। ये गलत बात है। कोई किसी की बी टीम नहीं, कोई किसी सी टीम नहीं। राजनीति सभी दल अपने लिए करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वो ये कहते हैं, तो इसलिए लिहाजा मुख्यमंत्री बनाने का अख्तियार उनको है। तो ये तो सच है, इस्तेमाल तो किया वोट बैंक के तौर पे, ये तो सच है। उन्हें एक धार्मिक उसमें रखे रहा और उनका इस्तेमाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो इस बार गन्ने को, क्योंकि गन्ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बकाया गन्ने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस बार जब वो जाएगा वोट देने तो आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में जब दिखाएंगे तो क्या चीज बताएंगे कि देखो भाई, बकाये का जहां तक सवाल है वो ये, और गन्ने का मूल्य का हिसाब है वो ये, और चीनी मिलों का जो कसाव होता था वो ढीला हुआ, तो क्या चीज आप दिखाने के लिए आपके पास? देखिए, कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए ईमानदारी से मांग रहे हैं, ईमानदारी से मान रहे हैं। मैं मानता हूं, अगर समस्या है कि 1968 का शुगर कैन एक्ट है, 1968 में कानून बना कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा जी। 1968 से मुझे लगता है कोई पार्टी ऐसी नहीं बची होगी जिसको उत्तर प्रदेश में सरकार न रही हो। सबने कहा 14 दिन में दिलाएंगे, हमने भी कहा। यह सच है कि हम नहीं दिलवा पाए, 14 दिन में सच्चाई है। न कोई और भी नहीं दिलवा पाए, हम भी नहीं दिलवा पाए। इसमें झूठ क्या बोलना? एक सिस्टम होना चाहिए भाई। कुछ वायदे थे जो पूरे हो गए, कुछ नहीं हुए, वो अगली बार पूरा कर देंगे, एक मौका और देंगे जनता। एक मौका और दे दीजिए भाई। मांगेंगे तो ही, वो तो उनके हाथ में दो ना दो, पर हम तो मांगेंगे। मतलब आप अपनी बात कहेंगे, जो बेहतर किया उसे भी बताएंगे, जो कमी रहेगी उसे भी बताएंगे, दोनों बात बताएंगे। 14 दिन में बकाया नहीं दिला पाए नहीं, और ये हम कसक रहेगी, और ये हमारी कमी हम नहीं कसक रही। 1.5 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है जी। पहले से अगर समाजवादी पार्टी सरकार का देखेंगे, सरकार का, तो दुगना पेमेंट हुआ है। लेकिन ये सच है कि 14 दिन में नहीं हुआ। कुछ शुगर मिल ऐसी रही थी जहां रहेगी, उनमें कोई ठोस काम नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता निकाल लेंगे।
पहले साहब, चुनाव के दरमियान मुलाकात होगी एक बार फिर से, लेकिन आज आप एजेंडा में यहाँ पे मौजूद थे और आपने बात खुल के की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है और जो वहाँ का बाशिंदा है वो बहुत खुल के ही बोलता है और खरी बोलता है। हाँ, यही एक कसक थी जो दोनों का आपने जिक्र किया, गन्ने की, और कोई कसक बाकी नहीं। और मेरी सरकार ने ऐसा काम किया है कि कोई सरकार ना पहले कर सकती ना आगे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूं और आपसे आपकी ज़बान में बात कर सकूं। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहां पे डाल देते हैं। जिस चीज को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी ज़बान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं। जिस चीज़ को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं।
जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे जाना पहचाना एक लंबा संघर्ष और संघर्ष के बाद राजनीति में अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है और नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलाहाबाद से और इलाहाबाद के बाद रामपुर और रामपुर के बाद दिल्ली, तमाम सारी रेखाएं हैं और पिछले कोई 20 वर्षों से तो 22 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि सीधे मुझे कहा गया है कि मुद्दे पे आना है और मुद्दा यह है कि चुनाव है और चुनाव का मतलब यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि खरी खरी बात। मैंने खरा शब्द इस्तेमाल किया है, रूखा शब्द नहीं, क्योंकि जहां रस है, जहां गन्ना है, वहां रसीलापन ही होता है। लेकिन हवा किस तरफ बह रही है खेत में, तो ये आप बताएंगे। क्या लगता है कि सब कुछ आसान है या इस बार थोड़ा सा कठिन है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, यूपी में तो जहां तक सवाल है, एक तरफ कुनबे की सियासत है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की ताकत है। और कार्यकर्ताओं की ताकत और कुनबे की सियासत में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी नज़र डालेंगे यूपी की पॉलिटिक्स पर, तो आपको जो है वो पूरी तरह से परिवार का घोंसला दिखाई पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो सरकार रही है वो जो है वो गुंडे माफियाओं की हिफाजत वाली सरकार रही है और योगी जी की सरकार गुंडे माफिया अराजक तत्वों की हिरासत वाली सरकार है। तो सपा सरकार जो रही है और बसपा सरकार, हिफाजत और हिरासत के बीच की ये दौरान रहा है और मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बेहतर काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के मुद्दे पर सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कभी भी जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि टॉक का रास्ता अपनाया। और टॉक जब हुई तो उस वक्त एमएसपी की बात आई। एमएसपी के बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उन्होंने कहा मंडियां उड़ जाएंगी। मंडियों के बारे में कहा गया कि मंडियां सुरक्षित भी हैं और फल फूल भी नहीं हैं। किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित भी हैं और मजबूती के साथ उसको जो है वो बढ़ावा भी मिलेगा। ये कृषि कानून में ही गारंटी दी गई है। अब दिक्कत ये हुई कि कुछ लोगों ने किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ किसानों को के नाम पर जो देश में एक कंफ्यूजन का माहौल, अफवाहों का माहौल, आशंकाओं का माहौल पैदा किया। उससे कुछ किसान, मैं उनको कोई एंटी नेशनल नहीं मानता, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि जो लोग वो लोग हैं वो आंदोलन उनको करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार। लेकिन जो पाकिस्तान का जश्न जीत का मनाते हैं वो तो एंटी नेशनल हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का जश्न मनाने का दिन उस दिन से ही खत्म हो गया था जिस दिन इस देश का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान अपनी जहां पे हो गया और हिंदुस्तान अपनी जहां पे हुआ। हालांकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे के जख्म को भी याद रखना चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, अगर किया होगा तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, इससे ज़्यादा मानसिक दिवालियापन कोई नहीं है, इससे ज़्यादा विकृत सोच नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश में आपकी जड़ें हैं, रामपुर से आपकी सियासत का एक सफ़र शुरू होता है। उसमें एक चीज़ खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था मुझे कि बंदर बाट, मुस्लिम वोटों का बंदर बाट, इस पर मैं एक बयान देख रहा था आपका। तो उसमें यह था कि भाई सपा की भी नज़र है, ओवैसी साहब आ गए हैं, कांग्रेस अपना जोर आजमाइश में है और अंगड़ाई ले रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, और बसपा ने कहा कि मैंने तो अभी अपना वादा मतलब छोड़ा नहीं है, मैं तो बिल्कुल दमखम के साथ है।
तो ऐसे में मुश्किल यह है कि आप कहां खड़े हैं। देखो भैया, क्या है, जब चुनाव आता है तो कुछ लोग जो है वो सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी में लग जाते हैं, और कुछ लोगों की ये इशारा किसकी तरफ है? वो तो इशारा समझदार को इशारा काफी है। उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों की एक आदत हो गई है कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका, फिर मतलब कम्युनल टिफिन में हाँ। सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और किस तरह से धर्म के आधार पर वोटों की बंदर बाट करो, उसका एक कंपटीशन चल रहा है। लेकिन बीजेपी का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। हम जो है वो जब समावेशी विकास की बात करते हैं, हम सर्वस्पर्शी विकास की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर से आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, इसके लिए काम हो रहा है। और इसलिए जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, जो भी योजनाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, वो अंत्योदय की सोच के साथ है। यानी आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। उससे ये नहीं, अब जैसे अब इस वक्त कोरोना है, कोरोना का एक लंबा पीरियड चला, जिस वक्त जो है वो 2020 में कोरोना की आहट आई फरवरी में, उस वक्त जो है वो दुबई से, यूएई से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या देश की दुनिया के और हिस्सों से लाखों हिंदुस्तानियों को वापस प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। उनकी सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके लेके आए। उनके जिस देश में थे उस देश के लोग कह रहे थे भैया आप जिन जिन देशों के लोग हो वापस जाओ, स्पेशल फ्लाइट से लेके आए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम सऊदी अरब से जिनको ला रहे हैं वो मोहम्मद हनीफ हैं या जो हम ब्रिटेन से ला रहे हैं वो मोहन कुमार हैं। तो इसलिए जो है वो हमारा, इसीलिए हमने कहा कि हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा ना था, ना है, ना रहेगा। अब सवाल यह है कि राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में जैसा चल रहा है कि लोगों ने कहा कि आपकी तो बी टीम है, आप अभी सारे लोगों ने आपने बता दिया कि लोग शेरवानी पहन के आ गए, तो लोगों ने कहा कि एमआईएम तो है, बी टीम आपकी वही बात कहती है जो आपको ठीक लगती है या जचती है। देखो भैया, मैंने कई चुनाव, 5 चुनाव तो मैंने लड़े और चुनावी चौपाल पे कई मनोरंजन मानुष दिखाई पड़ेंगे आपको जी। उन मनोरंजन मानुषों का चुनाव के समय में थोड़ा मनोरंजन का रोल होता है, लोगों को मनोरंजन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो बहुत गंभीर लोगों का प्रदेश है। आज भी उत्तर प्रदेश के से ही देश के प्रधानमंत्री हैं। ज्यादातर प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, आबादी की दृष्टि से भी देखें तो उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लोग एक बहुत ही परिपक्व, बहुत ही गंभीर, और वो जानते हैं कि हमें कहाँ वोट करना है और हमारा वोट जो है वो किस काम के लिए है, विकास के लिए है, विश्वास के लिए है, सुशासन के लिए है। और आप ये बताइए, आप तो आपका बहुत अनुभव है पत्रकारिता की फील्ड में। आज से 7 साल पहले केवल करप्शन की बातें होती थी, कोई नहीं बात करता था कि जो है वो सुशासन की बात कोई नहीं करता था, कोई विकास की बात नहीं करता था, कोई विकास का आकलन नहीं करता था। उस वक्त करप्शन का आकलन होता था। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। आज वो नहीं है। आज दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी जो हुई है उसका प्रदेशों में भी असर पड़ा है। हो सकता है कुछ प्रदेशों में उन्होंने शरण ले ली हो जाके, लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई है उसका प्रभाव हुआ है। और करप्शन का मुद्दा आज जो है वो आजादी से लेकर आज तक, भ्रष्टाचार एक चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था। जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, तो ठोकने वाली जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश में कहा ठोकने वाली राजनीति, तो ये क्या राजनीति बेहतर है और इसने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया? देखिए, आप अपराधियों की हिफाजत चाहते हैं या अपराधियों की हिरासत, आपको तय करना होगा। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव नहीं होता था जहां माफिया जो है वो निशान लगा के चला जाता था
और निशान लगा के जाने के बाद तय कर देता था कि ये तुम्हारी बिल्डिंग और ये तुम्हारा मकान और ये तुम्हारा खेत जो है वो हमारा हो गया। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि कहीं पर जो है वो काशी में जो है बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं लखनऊ में बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं गाजियाबाद में बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं इलाहाबाद में हो रहे होते थे, कहीं अयोध्या में हो रहे थे। क्या इन 5 सालों में क्या आपको आतंकवादी कोई अपनी आतंकवादी हरकतें करने में सफल दिखाई दिया? देश की बात में छोड़िए, जब आप उत्तर प्रदेश की बात, मुजफ्फरनगर का दंगों का उत्तर प्रदेश की बात, दंगों की बात ले लीजिए आप। नहीं, आप मेरठ से लेके मनियाना तक का जख्म आज भी लोगों के दिलों में जो है वो ताजा है। इलाहाबाद में 2-2 महीने के दंगे हुआ करते थे, हम बचपने में हमने देखे हैं। अलीगढ़ में दंगा होता था तो आगरा में दंगा होता था, वाराणसी में दंगा हो रहा होता था, और ये 1-2 दिन का नहीं, 2-2 महीने हुआ करते थे और सैकड़ों बेगुनाहों की जाने जाती थी। कोई दंगा होता है तो इंसान सिर्फ नहीं मरता, इंसानियत का भी कत्लेआम होता है। अगर योगी जी ने आने के बाद दंगों पे लगाम लगाया, दबंगों पे लगाम लगाया, आतंकवादियों पे लगाम लगाया, तो ये तो स्वागत योग्य है भैया। बहरहाल जो लोगों ने कहा कि कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये एजेंडा रखा गया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि सबसे कठिन चुनाव यहीं पर है, टफ फाइट यहीं पर है, क्योंकि आंदोलन ने भी, किसान आंदोलन ने भी चीजें, जमीन जो है थोड़ी सी आपकी कमजोर की है। फिसलन तो कम से कम, कमजोर का शब्द इस्तेमाल करें, फिसलन तो ज्यादा बढ़ी है, और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत तेजी से किया जाएगा या हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राम प्रधानी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सारा चुनाव टफ होता है। हमारे लिए जो है वो कोई हलवा चुनाव नहीं होता। हम जो है वो एकदम आंख बंद करके सोते नहीं हैं कि एक चुनाव खत्म हुआ तो दूसरे चुनाव का हम वेट करेंगे, देखा जाएगा। एक चुनाव खत्म होता है, उससे हम सबक लेते हैं। बंगाल से सबसे अच्छा सबक क्या लिया? हाँ, देते हैं हम सबक। क्या लिया? हर चुनाव सबक भी होता है, संदेश भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टी है। बंगाल के चुनाव में हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनादेश जो भी आया हमने उसको स्वीकार किया नतमस्तक होकर के। हमने ये नहीं कहा कि ईवीएम पे जो है वो ठीकरा नहीं फोड़ा था, या हम ईवीएम विलाप मंडली का हिस्सा नहीं बन गए कि साहब ईवीएम ने हमें हरा दिया। जनता ने हमें जनादेश दिया, नहीं दिया, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हर चुनाव को हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ कि हमें जीतना है, जीतने के संकल्प के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोगों ने आंदोलन, कल भी लाठीचार्ज हो रहा था वहां पे, अराजनीतिक है राकेश टिकैत जी का आंदोलन या राजनीतिक है पूरी तरह से? देखिए, राकेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं राजनीतिक और अराजनीतिक का तो विश्लेषक नहीं हूं, ये तो कोई सेफोलॉजिस्ट से पूछिएगा कि लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो किसी न किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने बड़ी होशियारी की है। उनको एंट्री का रास्ता तो दिखा दिया, एंट्री में के रास्ते में अंदर कर दिया, और बाहर से एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया है। भाई, कब एंट्री करता है तो आदमी एग्जिट देख, हम आपके हाल में आए हैं तो हम देख के आ रहे हैं ना, वो एग्जिट लिखा हुआ है, भैया निकलना होगा, देर से निकल लेंगे। तो उनको बेचारे को एग्जिट रूट नहीं मिल रहा है। और जो लोग भी किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के हितों का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ताला बंद कर दिया, चाबी ले गए, लेकिन लोगों ने कहा कि प्रभाव देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का कि वो सेंट्रल अवध के इलाके तक, लखीमपुर तक पहुंच, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन वहां तक पहुंच गया आंदोलन, और इसका प्रभाव क्षेत्र पूरब तक भी जाएगा, और ये पूरा जिस तरह से घूमेंगे उसका असर तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। जो लखीमपुर में हुआ उसके प्रति किसी ने भी जो है वो क्या उसको जस्टिफाई किया, उसको न्यायोचित ठहराया? नहीं। जो भी जिम्मेदार है, कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है, और कानून के तहत जो भी जिम्मेदार है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। हमारे किसी पार्टी के नेता, किसी भी मंत्री ने, किसी भी सरकार ने जो कुछ लखीमपुर में घटनाक्रम हुआ है उसको कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया। एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है,
दूसरी चीज क्या है कि एक पॉलिटिकल परेड शुरू हो जाती है। पॉलिटिकल परेड शुरू होती है कि साहब इसको हटाओ, इसको रखो, इसको जेल भेजो, इसको अंदर करो, इसको बाहर करो। अरे भाई, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब कानूनी प्रक्रिया पर उसके साथ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, मतलब मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। जो कुछ होना होगा, कार्रवाई हो रही है, होगा, आप चिंता मत करिए, कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत वाकपटु है और अपने जवाब में तुकबंदी का एक अलग अंदाज और एक अलग छौंक लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए, थैंक यू। भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी जुबान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं। जिस चीज़ को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी।
राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी ज़ुबान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं। जिस चीज़ को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के
क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज और मुनमुन दमेजा को भी जमानत दी। कल जेल से हो सकती है रिहाई। बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार को गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस। त्योहारों के मौके पर बाजारों में जुटती भीड़ ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बंगाल सुनारपुर कस्बे में लगा लॉकडाउन। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आपसी रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। कहा समुद्र की सुरक्षा से जुड़ी है पूर्वी एशिया की शांति और सुरक्षा। का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी जुबान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि ये आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं। जिस चीज़ को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी ज़बान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण